जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मसल्स की आगे कंटिन्यूटी है। जो हमने मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन देखी, द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसी की कंटिन्यूटी है जो कि हमने बात की अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज का टॉपिक है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल। आपको बात समझाई थी, इसका मतलब क्या है? हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल का मतलब ये है कि एक्टिन और मायोसिन का जो ब्रिज बनता है। अब देखिएगा, ये देखिएगा, ये एक्टिन मायोसिन सारा बताया हुआ है, टोपन समझाया आपको, ये बातें सारी आपको क्लियर है। व्हेन मसल एट रेस्ट, ठीक है, जब मसल रेस्ट पर होता है तो ये देखिएगा, ये जो डार्ट से रेड शो किए हैं मैंने, इनके ऊपर मायोसिन, ये मायोसिन है, ब्लू सी मायोसिन है, इसके ऊपर कवर होती है। जब तक मायोसिन कवर्ड होती है, ठीक है, इन बाइंडिंग साइट्स को कवर की होती है, तो बेशक इस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन आके बाइंड कर जाए तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। क्यों? जब तक ये डॉट्स में लगाए हैं, ये जो बाइंडिंग साइट है, जब तक ये सामने नहीं आएंगी तब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अब क्या है, व्हेन मसल हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो क्या होता है, ये जो ट्रोपोनिन है बताया डिटेल में आपको, इसके साथ जैसे कैल्शियम आयन आगे बाइंड करेंगे, जैसे कैल्शियम आयन आगे बाइंड करेंगे, एकदम से ये जो एक्टिन का पूरा स्ट्रक्चर है ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। क्या होगा, ये देखिएगा, जैसे पोजीशन चेंज करेगा, ये देखिएगा मायोसिन साइड पे हो जाएगी। जब मायोसिन साइड पर हो जाएगी तो ये सारी जो डार्ट्स नजर आ रही है, सारी बाइंडिंग साइड जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। जैसे एक्सपोज होगी, हेड बाइंड कर देगा एंड कॉन्ट्रैक्शन विल स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड हाउ ब्रिजेस कंट्रोल। यहाँ पे एक वर्ड लिख समझाता हूँ। एक वर्ड है यहाँ पर रिगर मोर्टिस, बुक में लिखा भी हुआ है रिगर मोर्टिस, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट समझिएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया, इसका जवाब एक ही है, हाउ ब्रिजेस कंट्रोल विद हेल्प ऑफ एटीपी। यानी यहाँ पर एटीपी असल में ब्रिज को बनाते हैं। अब यहाँ आ जाए, ये देखिएगा, ये डायग्राम जो है, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, ठीक है, लाइक दिस वन। ये देखिए, ये एक्टिन और ये मैंने पहले समझाया था मायोसिन है। ये देखिएगा, ये टेल है और ये हेड है। अब पहले ये लो कॉन्फ़िगरेशन में होता है एकदम से ना, ये एकदम से पहले लो कॉन्फ़िगरेशन में होता है, फिर ऐसे हो जाता है लाइक दिस वन, ठीक है। अब क्या होता है, जब लो से हाई पे जाता है तो एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, यानी एक एटीपी ब्रेक होगा और इसको क्या हो जाएगी, पावर मिल जाएगी, ये बाइंड कर देगा। ये कहाँ बाइंड करेगा, विद दिस बाइंडिंग साइट्स, और फिर क्या होगा, साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी एक्टिन मायोसिन की। जब मसल, ये जब हेड इधर से इधर आएगा, ये देखिए, जब हेड यहाँ से यहाँ आएगा तो ये मसल टाइट हो जाएंगी ऐसी। अब इनकी टाइटनेस खत्म करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए दोबारा एक एटीपी फिर यूज होगा, अंडरस्टैंड। यहाँ फिर एक एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, और जैसे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी फिर वो एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो ये बांड जो टूट जाएगा, दोबारा से अपनी इसी हालत में दोबारा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाउ ब्रिजेस कंट्रोल। जी, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। जी, अब देखिएगा, नाउ व्हाट इज रिगर मोर्टिस? व्हाट इज रिगर मोर्टिस? रिगर मोर्टिस इज द बेस्ट साइन ऑफ डेथ। देखिए, जब डेथ होती है तो बॉडी हार्ड हो जाती है। इसकी वजह बताता हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब रूह निकलने वाली होती है ना, तो रूह ज़रा खुदा का अलग अलग हुक्म होता है। जैसे रूह निकलने वाली होती है, बॉडी एक दफ़ा पूरी अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करके उसको रोकने की कोशिश करती है कि ना जाए, लेकिन रूह ने जाना ही होता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नहीं, एक दफ़ा कहते हैं बंदा बीमार भी हो तो मरने के वक्त ठीक हो जाता है, कुछ सुना है ऐसा। तो मैं समझता हूँ कि पूरी बॉडी एक दफ़ा, सारे स्केटिपी जितनी भी होते हैं ना, एक दफ़ा वो सारे यूटिलाइज हो जाती है। रूह चूंकि बहुत पावरफुल है, वो रूह निकलना चाहती है, वो उसको जैसे कैप्चर करती है। जैसे कोई चीज़ स्कंजे में से निकालते हैं ना, सांचे में से कह ले, स्कंजा स्कंजा जैसे कहते हैं, फंसी चीज़ हो या सांचा हो, उसमें से निकालते हैं तो काफ़ी फोर्स लगती है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्या होगा, रिगर मोर्टिस की बात कर रहा हूँ, डेथ ऑफ बेस्ट साइन ऑफ डेथ। तो जैसे ही रूह निकलती है, सारी एनर्जी यूज होती है, मसल जिस हालत में होते हैं ना उसको पकड़ने में, वो उसी हालत में रहती है और बॉडी स्टिफ होती है। यानी जैसी डेथ होती है, बॉडी हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। इस स्टिफनेस को बोलते हैं रिगर मोर्टिस। अब ये कब तक रहते हैं, जो मेडिकली 72 आवर्स तक,
नॉर्मली ये कंडीशन रहती है, उसके बाद 72 आवर्स के बाद बॉडी का डिके शुरू हो जाता है। अच्छा, डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, अगर ठंडा एरिया है तो वहाँ पे डिके लेट होगी, अगर गर्मी ज़्यादा है तो डिके जल्दी हो सकती है। जी, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो बेटा नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी समझा दिया। अगला है कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। इसका जवाब तो एक लाइन में है कि जो ये देखिएगा एक्टिन मायोसिन, यानी एक्टिन और मायोसिन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वजह आपको बताइए, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन आएंगे तो एक्टिन की मायोसिन क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। जवाब तो एक लाइन में है बट इसको समझाना है। ये देखिएगा, ये एक सिंगल मसल सेल है, ठीक है, एक सिंगल मसल सेल है, ये एक सिंगल मसल सेल मायोफिब्रिल से बना हुआ है। ये जो ब्लैक सी लाइन शो की है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, सार्कोलीमा या प्लाज्मा लीमा समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। ये वर्टिकली जो है रेगुलर इंटरवल्स टी ट्यूब बनाती है, ऐसी हजारों टी ट्यूब्यूल्स को टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जिस जगह मसल के साथ न्यूरॉन आके अटैच होती है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वेयर द न्यूरॉन इज अटैच्ड एट द मसल, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इधर यहाँ से जब इंसान थिंक करता है, कोई वॉलंटरी मूवमेंट करता है, तो मैसेज आता है। मैसेज किस फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। मैसेज किस फॉर्म में आता है, एसिटाइलकोलिन, ये हार्मोन है। एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में आएगा मैसेज, ये देखिए मैसेज आया, यहाँ से मैसेज अब यहाँ पास करेगा, इस टी ट्यूब्यूल में आएगा। अब एक और पॉइंट है, ये मैसेज कहाँ से आता है, कौन सा भी है, मोटर न्यूरॉन या मोटर यूनिट, मोटर यूनिट से मैसेज आते हैं। यहाँ जैसे जैसे इस टी ट्यूब्यूल के अंदर आता है मैसेज, तो टी ट्यूब्यूल से जैसे डिफ्यूज करता है हार्मोन एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज करते हैं यहाँ पर सेल, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ सेल में ये देखो यहाँ शो किया उसका आखिरी पार्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जैसे ये मैसेज यहाँ पहुंचता है ना, उस एसिटाइलकोलिन की वजह से, उस इलेक्ट्रिकल मैसेज की वजह से क्या होता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज की वजह से क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिकल होता है फिर इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो होती है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी जो कैल्शियम गेट्स हैं दे बिकम परमिएबल, मतलब दे ओपन, कैल्शियम गेट्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम आयन रिलीज, जब कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे, तो प्रीवियस लेक्चर बताया था मैंने, कैल्शियम आयन जब रिलीज होंगे, वो रिलीज होकर बाइंड कर कहाँ बाइंड करेंगे, विद द ट्रोपोनिन। जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिन मायोसिन की क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा, ये सब भी आपको समझ आ गया कैसे होता है। अच्छा, ये देखिएगा, फिर बताया था आपको ये न्यूक्लियस की, ये मल्टीन्यूक्लिएट है, मैन्यूक्लियाई है, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं बता दूं, मसल जो सेल है ना, इसकी पहचान होनी चाहिए, मसल सेल में ग्लाइकोजन भी इकट्ठा होता है, ठीक है, और मायोग्लोबिन भी इकट्ठी होती है। इन मसल में मायोग्लोबिन भी होती है और ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट भी हो गया। अब आ जाए ट्रायड पे, आ जाए ट्रायड, ये 1 मार्क्स का ठीक है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज ट्रायड, बहुत इजी है। ट्रायड क्या है, वन, ये देखिएगा, 1 टी ट्यूब्यूल एंड 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं आमने सामने, ये देखिएगा 1 टी ट्यूब्यूल एंड 2 एडजेसेंट, यानी ये देखिएगा, ये पड़ी हुई है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लास्ट पार्ट है ये, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लास्ट पार्ट, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट पार्ट, बीच में टी ट्यूब्यूल है। दिस ट्रायड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायड। कैसे, अगेन समझाता हूँ, 1 टी ट्यूब्यूल, ये देखिए 1 टी ट्यूब्यूल एंड 2 adjacent cisternae of sarcoplasmic reticulum, this make a structure called triad। अब आज एक टॉपिक है all or none response, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट्स में देना है, all or none response का मतलब क्या है, all और none response का मतलब क्या है, ये बात समझिएगा जरा। इसका मतलब ये होगा, ये देखिएगा, ये एक सिंगल मसल सेल है, ठीक है, ये एक सिंगल मसल सेल है। अब ये देखिए, इसके अंदर हजारों मायोफिब्रिल्स हैं, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब मैसेज आता है तो ये इसमें से कुछ मायोफिब्रिल्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। पूरे का पूरा सिंगल जो सेल है उसके अंदर जितनी मायोफिब्रिल्स हैं ऑल विल पार्टिसिपेट। ये नहीं इसके अंदर 1000 मायोफिब्रिल्स है तो 600 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 400 रेस्ट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता।
या तो पूरे पूरा सिंगल मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसे बोलते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। ओके, मीन द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो पावर है, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिंगल मसल सेल्स पर, कि हाउ मेनी सिंगल मसल सेल पार्टिसिपेट, not the number of myofibril. This is called what? All or non-response. अब यहाँ आ जाए, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, इस लेक्चर में देखा, कहाँ से आती है एनर्जी। जी देखिएगा, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। और आपको बायो के स्टूडेंट्स हैं आप सारे जो देख रहे हैं सारे, तो आपको बताता चलो, ये एमडी कैट के हवाले से जो आपका मेडिकल कार्य का टेस्ट होता है ना पंजाब का और बाकी केपीके का, और जो भी जिस प्रोविंस के हिसाब से प्रोविंस होता है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये एमसीक्यूज जो सारा बता रहा हूँ कंसेप्ट, ये एमडी कैट में भी आते हैं। ठीक है, ये सारा कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस में शामिल हैं, ये टॉपिक्स शामिल हैं। जी, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले बड़ा सोर्स है एटीपी। हमारी जैसे पाकिस्तान की करेंसी क्या 1 रुपया है, हमारी बॉडी करेंसी क्या है एटीपी। मीन सबसे पहले जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो एटीपी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लूकोज हम लेते हैं, ग्लूकोज की होती है ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, उससे क्या बनेगा एटीपी। दिस एटीपी इज अ क्विक सोर्स फॉर आवर नीड। तब हम डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं। लेट्स सपोज एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है, एटीपी कम पड़ जाता है, तो फिर हमारी बॉडी में होती है क्रिएटिन फॉस्फेट, एक सेकंड सोर्स है। दिस क्रिएटिन फॉस्फेट अगेन यूज ओके टू गिव अस एनर्जी। अब क्या होता है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, या बुक में वर्ड यूज हुए स्टीनियस एक्सरसाइज, स्टीनियस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हैवी एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होती है और हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। अब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ग्लूकोज तो अवेलेबल है बट वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी को क्या चाहिए है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अब कैसे मिलेगी, अब एनरोबिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एनरोबिकली ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, जब एनरोबिकली ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा उससे बनेगा लैक्टिक एसिड। तो फिर क्या होता है, फिर अक्सर बहुत ज़्यादा चले तो मसल में पेन होती है, पत्थर बन जाती हैं टांगे जैसे, बहुत शदीद पेन होती है, दैट इज मसल फटीग। अब फिर क्या होता है जब हम रेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा जो लैक्टिक एसिड होता है उसके बांध टूटते हैं, उसमें जो एनर्जी बनती है ना, वो एनर्जी फिर बाकी लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, देन जाके सारा प्रोसेस नॉर्मल होगा। जी आई होप यहाँ तक भी आपको सारा क्लियर हो गया। जी बेटा, अब ये कुछ टर्म्स है बॉक्स के अंदर है, एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी, राइट। कौन सी टर्म है, एक है शाबाश एट्रोफी और दूसरी कौन सी है हाइपरट्रॉफी। जी, एक मतलब विदाउट या रिड्यूस, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एट्रोफी, ठीक है, एट्रोफी का मतलब होता है रिडक्शन इन मसल साइज। जब इंसान कमजोर पड़ जाए, पैरालाइज फॉर्म में, या इनएक्टिव हो या काम ना करे, जब इंसान के सेल्स मूव नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, दे बिकम वीक, तो मसल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन इन मसल साइज का एट्रोफी। और अगला है हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब होता है हाई, मोर, ज्यादा। व्हेन वी जॉइन जिम, व्हेन वी डू हैव एक्सरसाइज, व्हेन वी डू एक्सरसाइज, हमारे मसल एक्टिव होते हैं, हमारे मसल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दे बिकम हेल्थी। द हेल्थी मसल, द इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। अब यहां आ जाइए, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज मसल डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये शॉर्ट में आते हैं। मसल डिसऑर्डर बेटा 3 तरह के हैं। पहला है मसल फटीग, दूसरा है शाबाश टेटरी, थर्ड है क्रैम्प। अब मैं ना इन तीनों को पहले एक ही काज बताऊंगा, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि काज क्या है ना जी। मसल फटीग, मसल में दर्द होती है। अच्छा, मसल फटीग का जो मेन काज है ना, की काज है, ये क्यों होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज कह रहा हूँ, ग्लूकोज में आएगा। इसमें मेन जो काज है वो जब उसमें आएगी, इसमें मेन काज है डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। ये देखिएगा, अभी भी समझाया भी था। मसल फटीग में क्या होता है, मसल टाइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म में रहते हैं, बहुत इस तरह टाइट फॉर्म में मसल फंसे होते हैं ऐसे ना, मूव कर करके ना मसल ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म में रहते हैं, मसल फंस जाते हैं, मतलब ब्रिज उसके ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मसल टाइटन फॉर्म में आ जाती है।
तो ये वो कंडीशन है मसल फटीग, इसलिए पेन होती है, मसल दोबारा रिलैक्स नहीं होते, इसलिए फील पेन। तो मेन डेफिशिएंसी के एटीपी, मसल फटीग का मेन काज क्या है? एटीपी। अब ज़रा एटीपी होंगे तो वो बांध टूटेंगे, दोबारा रिलैक्स होंगे, तो मेन वजह है एटीपी। इसका टेटनी का मेन वजह है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। क्रैम्प की जो मेन काज है दैट इज मेन काज ऑफ ग्लूकोज। ये तो मेन काज होता है। अब बाकी काजेस क्या हैं? मसल फटीग में क्या होता है? एटीपी डिफिशिएंसी तो होती है। क्या होता है इसमें? यहाँ लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड से पीएच लो होती है तो मसल फील इक, वर्ड लिखे इक, या फील पेन। ठीक है, ये सारा मसल फटीग समझा दिया। अब आ जाइए टेटनी और टेटनस का डिफरेंस आए थे। टेटनी क्या है? पहले ये बता दूं टेटनी क्या है। कैल्शियम की डिफिशिएंसी मेन इसका यही है बुक में ना। इस कैल्शियम कमी से क्या होता है? इरिटेशन इन नर्व्स, स्पैज्म कहते हैं इनवॉल्यूटरी मूवमेंट को। स्पैज्म जो है ना शुरू होता है, जैसे हिचकी लगती है एकदम से, ऐसे ना रेस्पिरेटरी जो ये हमारा ट्रैक है ना, एकदम से ऐसे वो इनवॉल्यूटरी मूवमेंट शुरू होती है, इसे बोलते हैं स्पैज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पैज्म। स्पैज्म बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मूवमेंट ऑफ मसल। तो एकदम से वो इनवॉल्यूटरी मूवमेंट शुरू होती है, इसे बोलते हैं स्पैज्म। और इसमें क्या होता है? इरिटेशन इन नर्व्स, नर्व्स में इरिटेशन होती है, सेंसेशन जो है लॉस हो जाती है, इंसान की सेंसेशन लॉस हो जाती है कैल्शियम की कमी से। इसका और भी बहुत से काजेज हैं, ठीक है ना, कैल्शियम कमी से और भी बहुत मसाइल है, लेकिन मेन जो हमारा पर्पज यहाँ पे है, जो मेन डेफिशिएंसी है वो ये है। और क्या होता है अगर ट्रीट ना किया जाए तो इस स्पैज्म से, इनवॉल्यूटरी मूवमेंट से, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये जो हमारे लैरिंक्स है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है मसल की, इस कदर वो इनवॉल्यूटरी मूव करता है, उससे डेथ भी हो सकती है। इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या डेथ भी हो सकती है जी। ओके, अब है इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से है, बट टेटनस और चीज है। टेटनस जो है वो एक बैक्टीरिया है, उसके पॉइजन की वजह से होता है। ठीक है, अब टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये बैक्टीरिया है, अक्सर होता है रोड पे करते हैं। हाँ, अगर इंजरी हो जाए तो इंजेक्शन लगाना चाहिए। इसके 72 आवर्स का टाइम होता है, 72 आवर्स से पहले लगवा लें, उसके बाद फायदा नहीं होता। क्या होता है वो बैक्टीरिया तेजी से ब्लड के थ्रू ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए जो गिरते हैं जख्म हो जाते हैं, तो क्योंकि वो चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया कहीं फैलना जाए, ठीक है, हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी में। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये इसके अगेंस्ट वो इंजेक्शन लगता है, इसे बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन जो लगाया जाता है। अच्छी बात है कि विद इन 6 आवर्स लगाएं, 12 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स का टाइम होता है। इसके बाद फ़ायदा नहीं होता, आई थिंक मे बी वन कंट्रोल हो जाए। तो ये जो है इस वजह से इसमें क्या होता है, अक्सर जो है ना क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के वजह से भी जाल्स जो है वो लाक हो जाते हैं, मसल पुल हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ये सारे साइन सिम्टम्स के होते हैं। क्रैम्प प्राइजली, क्रैम्प का मेन वजह बताया ग्लूकोज, बट इसके अलावा क्रैम्प को बोलते हैं टेक्निक कंट्रैक्शन। क्रैम्प को आपकी बुक में लिखा हुआ है टेक्निक कंट्रैक्शन। ये क्या होता है? फ्यू सेकंड्स के लिए, फ्यू सेकंड से मिनट्स के लिए ये जो हिप मसल्स हैं और थाई मसल्स हैं, ट्विचिंग होती है, एकदम से पेन सी होती है, जिससे सुइयां चुभती है ना। और ये या तो हैवी एक्सरसाइज के बाद होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो एकदम से ट्विचिंग होती है, क्रैम्प पड़ जाती है, या इसके अलावा ग्लूकोज की डेफिशिएंसी तो बताया उसकी वजह से भी क्रैम्प पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना काज, कुछ क्रैम्प्स बहुत सीवियर होते हैं, उनको बड़ा रेगुलरली प्रोलॉन्ग ट्रीट करना पड़ता है। तो इसके अलावा है लूज मोशन लग जाए, उससे डिहाइड्रेशन हो जाए, तब भी होता है, क्रैम्प पड़ जाते हैं मसल में। और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वेस्ट हो जाए, नर्वस इरिटेशन हो, उससे भी क्रैम्प पड़ सकते हैं। चलिए बेटा, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मसल एंड रिलेटेड। ओके, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, जो प्रीवियस लेक्चर बताया था वो, और ये जरूर देखिएगा इसको, इसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो एमडी कैट के बारे से मैंने बताया, उस रेफरेंस से ये सारे आते हैं, और इसको अच्छे तरीके से समझना है, वेरी कंसेप्चुअल। ठीक है, और कोई बात ऐसी तो नहीं रहेगी। बाकी ये सारा आपको समझाया था, ठीक है, इसकी लेबलिंग समझाई दी थी, ये भी सारा आपको समझाया था इस, ठीक है, इसमें एक्टिन, फिर ट्रोपोमायोसिन, फिर ट्रोपोनिन, सारी चीजें समझाई थी। ओके, चलिए बेटा, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।